मिडल ईस्ट में अभी जो खबर आई कि हिजबुल्लाह चीफ मारा गया, हिजबुल्लाह चीफ मारा गया। लेकिन अगर थोड़ा ब्रॉडली देखें तो हिजबुल्लाह चीफ ही नहीं, पिछले 10 दिन में पूरा हिजबुल्लाह ही मारा गया। यहां तक कि पूरा हिजबुल्लाह मारा गया मीन्स जो भी उसकी टॉप लीडरशिप थी, लगभग लगभग 4-5 लेवल की, एक एक करके लगभग सबको एलिमिनेट कर दिया गया, खत्म कर दिया। अब ऐसे में एक तरफ हिजबुल्लाह को एलिमिनेट किया गया, खत्म किया गया, वहीं दूसरी तरफ अगर आप उठाकर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि बेंजामिन नेतन्याहू एक मैप बना के दिखा रहे हैं और उस मैप के अंदर कह रहे हैं कि द कर्स, यानी ये अभिशाप है और इस अभिशाप को हमें खत्म करना है। और जो भी आज का मेरा सवाल यही है कि अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह खत्म हुआ या हिजबुल्लाह के खिलाफ एक माहौल खड़ा हुआ खत्म करके, और यहाँ पर लेकिन इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स जो पैलेस्तीन के नाम पर बहुत ज्यादा बड़ा सेक्शन था, वो बहुत ज्यादा शोर मचाता था, एकदम से वो गायब हो गया। अब हिजबुल्लाह के मारे जाने पर या हिजबुल्लाह के चीफ के मारे जाने पर महज गिने चुने 2-4-10 लोग ही, या यूं कहें कश्मीर के कोने से आवाज आई सो आई, वरना पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट मार्च या कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसा क्यों भाई? क्या भारत के मुसलमानों को पैलेस्तीन से तो मतलब था, लेकिन उन्हें हिजबुल्लाह से मतलब नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो फिलिस्तीन को तो सपोर्ट करते हैं लेकिन हिजबुल्लाह को नहीं करते? या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो पैलेस्तीनियों को तो मुसलमान मानते हैं लेकिन हिंदुस्तान को मुसलमान, वो हिजबुल्लाह वालों को मुसलमान नहीं मानते? तब इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करना है। तो मुझे ऐसा लगा और कई दिन से मैं मान रहा हूँ, और ये शुरू से है भी और बहुत से स्कॉलर्स उस चीज को मानते हैं, इसलिए मैं भी मानता हूँ। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि असलियत में यहाँ ये जो लड़ाई है हिजबुल्लाह की, वो कहीं ना कहीं शिया वर्सेस सुन्नी डोमिनेंस के अंदर खर्च हो चुकी है। हालांकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया जो है वो एंटी रेडिकलिज्म कोल के नाम पर लड़ रहा है। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया एंटी रेडिकलिज्म के लिए लड़ रहा है और इस एंटी रेडिकलिज्म को ध्यान में रखते हुए जितनी भी रेडिकल फोर्सेस हैं, जो भी रेडिकल बातें करती हैं, जो भी रेडिकल फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हट रही है या उनको अपोज कर रहा है। मेरा इससे मानना कहीं ज्यादा अलग है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रिंस सलमान और मोहम्मद बिन जायद, ये जो हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद, ये सऊदी अरेबिया के हैं और ये जो हैं ये यूएई के प्रिंस हैं। ये दोनों के दोनों इस टाइम पर जिसे कहते हैं डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। और मिडल ईस्ट जो कि पूरे का पूरा पेट्रो डॉलर बेस्ड इकोनॉमी थी, इसे आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये जो पेट्रो डॉलर बेस्ड इकोनॉमी थी, इस पेट्रो डॉलर बेस्ड इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी को अगर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर उनके लिए जो रेडिकलिज्म है वो सबसे बड़ा रोड़ा है उनके रास्ते में, इसलिए वो एंटी रेडिकल स्टेप्स उठाते हुए क्लियर वर्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी बात है? और अगर हम सऊदी अरेबिया या सऊदी अरेबिया लेड अरब वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो क्या अरब वर्ल्ड शुरू से ऐसा ही है जो हम देख रहे हैं? तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। देखो, इस चीज को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि असलियत में इस्लामिक वर्ल्ड की जो मेजर फॉर्म में लड़ाई है, इसे समझिए। पूरी दुनिया में जो इस्लाम जहां पर भी आपको मिलेगा, पूरी दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड की जो मेजर लड़ाई है वो असलियत में केवल और केवल एक जगह पर मौजूद है।
वो है मिडिल ईस्ट। इसके अलावा आपको कहीं नजर नहीं आएगी। अगर आप इस्लामिक कंट्रीज की बात करते हैं तो आपको यहाँ मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, इन सब कंट्रीज के अंदर एक मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक कंट्रीज मिलेंगे। यहाँ टर्की से लेकर सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कुवैत, ये क्या नाम है, अजरबैजान से लेकर ईरान, पाकिस्तान से लेकर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, बांग्लादेश से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया से लेकर बहुत सारे काला कंट्री यूरोप के अंदर भी है। 56 इस्लामिक देश मिलेंगे आपको, 57-56 ओआईसी के अंदर, जैसे जैसे आप देखते जाएं। लेकिन पूरे इस्लामिक देशों में लड़ाई अगर आप देखते हैं, दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सब में लड़ाई मेजॉरिटेरली अगर आप देखेंगे तो वो शिया वर्सेस सुन्नी है। और वो इसलिए नहीं कि वो लोकल लेवल पर शिया वर्सेस सुन्नी है, नहीं, असलियत में यहां पर ईरान और यहां पर सऊदी अरेबिया, इस पूरे मैप को देखोगे तो यहां पर इस पूरे इसमें 3 मैप दिखाई देंगे, या 3 जिसे कहते हैं कंट्रीज, बड़े कंट्रीज दिखाई देंगे। एक तरफ तो टर्की या तुर्की है, ये टर्क्स है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये ईरान है, ठीक है, और ये रेस में आर्यंस है। और तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया जो है वो अरब्स है। इसीलिए जब भी किसी मुस्लिम वर्ल्ड की न्यूज आती हुई नजर आएगी आपको, तो बहुत सिंपल फॉर्म में आपको उस न्यूज में दिखेगा अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज लिखा जाता है। जहां पर भी इस्लामिक वर्ड लिखने की जरूरत होती है तो अरब कंट्रीज अपने आप को इस्लामिक कंट्री की फॉर्म में प्रोजेक्ट करवाना पसंद नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी अलग है, हमारी रेस अलग है, हम इन लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। और यही रीजन है अरब्स की एक आदत, वो बाकियों के साथ अपने आप को मिलाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अब मामला क्या, मामला ये है कि ये 3 बड़ी कंट्री हैं, ये सुन्नी है और ये शिया है और ये सुन्नी कंट्री, मेजॉरिटेरियली सुन्नी। अब यहां एक और चीज समझिए, ये तीनों के तीनों अपने इन्फ्लुएंस को अगर आप दिखाएं तो यहाँ पर ये तीनों का इन्फ्लुएंस असलियत में यहाँ इस रीजन में आपको दिखाई देगा। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो इसमें ऑयल और गैस तो मौजूद है ही है, फर्टाइल लैंड भी सबसे ज्यादा इसी इलाके में है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको टर्की के अंदर दिखेगा तो यहाँ नदियां भी दिखाई दे रही हैं, तो ईरान में आपको बहुत ज्यादा सी बड़ी कोई नदी नजर नहीं आएगी। टर्की के अंदर भी इस इलाके में आपको नदी नजर आएगी, इसके अलावा आपको टर्की के बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा सी रिवर्स नजर नहीं आएगी। सऊदी अरेबिया में तो आपको दूर दूर तक नदियां कहीं नजर आने वाली है ही नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 बड़ी नदियां, तिग्रिस और यूफ्रेटस, और इस तरीके से जो बड़ी नदियां हैं यहाँ मौजूद है। यहाँ सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड मौजूद है, सबसे ज्यादा ऑयल गैस मौजूद है, सब चीजें आपको यहाँ पर काफी बड़े नंबर में मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरा इलाका असलियत में 3 बड़ी पावर्स के बीच में घिरा हुआ है। टर्की जो है वो अपने आप को नाटो की फॉर्म में देखना चाहता था, और टर्की जो है कैसे भी करके अपने आप को यूरोप से जोड़ना चाहता है। वो ये कहता है मुझे इस इस्लामिक वर्ल्ड की फालतू लड़ाई में पड़ना ही नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क इनके लीडर होते थे। उन्होंने कहा कि हम अपने टर्की को इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई में नहीं उलझाएंगे, और इसका असर भी हुआ कि भाई इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई में नहीं उलझाएंगे। तो असर ये हुआ इस पूरे इसमें कि टर्की जो था इस पूरे लड़ाई झगड़े में था ही नहीं। तो असलियत में अब ये लड़ाई होगी शिया वर्सेस सुन्नी। अब
अब इस शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई में अगर आप देखेंगे तो यहां पर लेबनान से ये लड़ाई, लेबनान में भी मौजूद थी ये लड़ाई, सीरिया के अंदर भी लड़ाई मौजूद थी, इराक में भी। अच्छा, मजे की बात एक और सुनो, यहां पर यूरोपियन पावर्स जो थी उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यूरोपियन पावर्स ने यहां डिस्टरबेंस क्रिएट रखने के लिए, जहां शिया डोमिनेंस था वहां पर सद्दाम हुसैन को बिठाया जो कि सुन्नी था, और जहां सीरिया में सुन्नी डोमिनेंस है काफी हद तक, वहां शिया को बिठाया, यानी बशर अल असद की असद रजीम को बिठाया, ताकि ये दोनों आपस में लड़ते गए। अच्छा, यहां एक खास बात और थी कि सद्दाम हुसैन बहुत पावरफुल था, वो ईरान को हमेशा उसकी औकात में रखा था, और वो सऊदी अरेबिया और अरब वर्ल्ड को भी इनकी औकात में रखता था, क्योंकि सद्दाम हुसैन अरब नहीं था। इसी मतलब ये कहा जाता है अरब नहीं था, वो कई बार अरब देश में आ जाता था, उसके ऊपर एक शोर शराबा अलग है। यही हाल बशर अल असद का है। अब कलेश को समझिए, यहां जब ये सारा मामला था तो दुनिया में एक चेंज कब आया, सब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चेंज कब आया, जब 1973 के अंदर जो है वो यौम किपुर वॉर हुई, और यौम किपुर वॉर के अंदर इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड दिखाई दिया, और जैसे ही इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड यहाँ पर दिखाई देता है, अरब वर्ल्ड हार जाता है, इजराइल जीत जाता है। अब जैसे ही इजराइल जीतता है उस टाइम पर निक्सन मौजूद होता है। अब इस लड़ाई को समझिएगा, यहीं से दुनिया आज जो लड़ाई की जड़ है वो उस टाइम पर लड़ाई शुरू हुई थी, वो लड़ाई आज खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस लड़ाई, लंबी लड़ाई को समझिएगा। ये जो निक्सन है, इस निक्सन ने क्या किया कि इजराइल को $2 बिलियन का पैकेज दे दिया। अब $2 बिलियन का पैकेज देने का मतलब ये है कि भाई एड दे दी कि भाई आप हथियार खरीदो, अरब वर्ल्ड दोबारा हमला करे तो तुम उनको झेल लेना और तुम लड़ने के लिए तैयार रहना, समझे, और तैयार रहना। अब यहां पर ये लड़ाई समझिए, अब हुआ क्या, इससे पूरा अरब वर्ल्ड, खासकर अरब वर्ल्ड मींस इस्लामिक कंट्रीज जो थी वो भड़क गई कि अमेरिका जो है वो डबल गेम खेल रहा है, और ये जो डबल गेम खेल रहा है इससे हम एग्री नहीं करते, इसीलिए इन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। अब ये जो ऑयल एम्बार्गो लगा, इसका मतलब ये कि इन्होंने, यानी अरब कंट्रीज ने खासकर, या इस्लामिक कंट्रीज ने यूरोप और अमेरिका दोनों को इन्होंने क्या काम किया, ऑयल सप्लाई बंद कर। और जैसे ही ऑयल और गैस सप्लाई बंद की, यहां पर इनको तो नुकसान हुआ, इस्लामिक कंट्रीज को, जो यूरोप और सऊदी अरेबिया, यूरोप और अमेरिका थे, इनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, वहां और तगड़ा हाहाकार मच गया। और अमेरिका इस चीज को ज्यादा नहीं समझ सकता था। ये लास्ट टाइम था, ये जो ऑयल एम्बार्गो वाला फेज था, ये असलियत में लास्ट टाइम था जब when Islamic world got united against someone, या united against Israel। अब इसी चीज को आपको समझना है कि असलियत में ये आपको खेल समझ में आएगा। जब ये ऑयल एम्बार्गो लग जाता है तो अमेरिका और यूरोप, जिसको जिस चीज का डर था, उन्हें समझ में आ गया कि भाई ये अल्टीमेटली बहुत बड़ी गेम है और हम यहाँ फंसने वाले। इसीलिए उन्होंने क्या काम किया, इसीलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू किया। और इस डिवाइड एंड रूल के खेल के अंदर सबसे पहले सऊदी अरेबिया और अरब वर्ल्ड आया, और इस अरब वर्ल्ड को दो चीजें दी, क्या कि भाई आप पेट्रो डॉलर के अंदर सारा अपना सामान बेचो और अमेरिकन प्रोटेक्शन लो। अब अमेरिकन प्रोटेक्शन जो है भैया वो क्यों लो, अमेरिकन प्रोटेक्शन आपको इसलिए लेनी है, ध्यान रखिएगा,
अमेरिकन प्रोटेक्शन इसलिए चाहिए कि अगर आप पे कोई भी हमला करेगा तो हम बचाएंगे। सऊदी अरब और बाकी अरब कंट्रीज कहते हैं हम पे हमला कोई क्यों करेगा, तो कहता है रुको अब हमला करेगा। यहां पर ईरानियन रेवोल्यूशन हो जाता है, और उससे ज्यादा मजे की बात, ईरानियन रेवोल्यूशन शाह के अगेंस्ट होता है। और वो ईरानियन रेवोल्यूशन जो है वो खामेनेई नाम का जो बंदा करता है, वो लंदन में ही रहता था, वहीं पला बढ़ा था, वहीं आगे बढ़ा, और उसने ईरान में आकर इस्लामाइजेशन के नाम पर ईरानियन रेवोल्यूशन करवा दिया। ठीक है जी, ईरानियन रेवोल्यूशन हो गया। ईरानियन रेवोल्यूशन होता है तो वो असलियत में ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। लेकिन बाद में पता लगा ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है ये शियाइट रेवोल्यूशन इसका नाम दे दिया गया, कि असलियत में ईरान के अंदर जो भी रेवोल्यूशन हुआ है उसकी वजह से वो कहते हैं कि हम स्प्रेड ऑफ इस्लाम करेंगे, यानी पूरी दुनिया में हम इस्लाम को फैलाएंगे। लेकिन यहां सऊदी अरेबिया को लगा कि ये इस्लाम को नहीं फैलाएंगे, ये शिया इस्लाम को फैलाएंगे। यानी इस तरीके से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, यानी यहीं से एक तरीके का वर्सेस शुरू हो गया। और यहाँ पहली बार सऊदी अरेबिया को लगा कि हाँ भैया हमें डरना चाहिए। क्या सऊदी अरेबिया शरीफ था, तो आंसर है नहीं। मोहम्मद बिन सलमान से पहले वाले जितने भी, शरीफ तो ये भी नहीं है खैर, मोहम्मद बिन सलमान से पहले वाले जितने भी शाह हुए सऊदी अरेबिया के अंदर, उन सब ने स्प्रेड ऑफ इस्लाम को हमेशा जारी रखा। और उस स्प्रेड ऑफ इस्लाम में भी अगर आप देखोगे तो वहाबिज्म को जारी रखा। ये समझिए, वहाबिज्म इज द मोस्ट रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम, या यूं कहें मोस्ट रेडिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इस्लाम। अब ऐसे में यहां से आपको दिखाई देगा कि पूरी दुनिया में जहां पर भी गए वहां पर सऊदी अरेबिया ने रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस किया, पैसा दिया, सब कुछ किया। इसका एक टारगेट बना लेबनान, जो शुरू से बना हुआ था। थोड़ी सी लेबनान की स्टोरी में सुन लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट 1950 की अगर आप डेमोग्राफिक सिस्टम समझोगे तो यहाँ पर लेबनान जो है वो, लेबनान को आपको समझ में आएगा। लेबनान की स्पेलिंग जो है थोड़ी गड़बड़ हो गई, VA होता है ना, हाँ LEBANON, ठीक है। लेबनान जो है अगर आप देखोगे तो ये असलियत में बना ही क्रिश्चियन कंट्री था। क्यों क्रिश्चियन कंट्री बना था, कि भाई सीधी सी बात की है कि ये सीरिया की रजीम, जो इस्लामिक रजीम है, उसमें कंफर्टेबल नहीं थे। और अंदाजा लगाकर देखिए, अगर ये क्रिश्चियन कंट्री बना था, क्रिश्चियंस ने बनाया था, क्रिश्चियंस को पाठ पढ़ा दिया गया लिबरलिज्म का, कि आप लिबरल बनो, आप उदारवादी बनो, लोगों को गले लगाओ, और जो भी आपके देश में आए उसे वेलकम करो। ये लिबरलिस्ट जो है, जो आपको कहे उदारवादी बनो, सब चीजें, वो असलियत में आपका जो शत्रु बोध है उसे खत्म करवा देते हैं। शत्रु बोध का मतलब ये होता है कि आपका जो दुश्मन है आप उसे पहचान ही नहीं पाते कि वो आपके सामने खड़ा है, वो आपकी जड़ें काट रहा है, वो आपको खत्म कर रहा है। लेकिन आप अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में, आप अपने आप को जिसे कहते हैं बहुत क्या नाम है, महान या लिबरल दिखाने के चक्कर में उस आदमी को बहुत सारी रियायतें देते चले जाते हैं और अपने नुकसान की तरफ ध्यान नहीं देते। नतीजा उसका ये आता है कि वो इंसान आपकी पूरी जिंदगी के लिए, मतलब आपकी जिंदगी खत्म कर देता है और आपको पता नहीं लगती। लेबनान में ऐसा हुआ, और हिंदुओं के अंदर भी ये जो लिबरल हिंदू है ना, खासकर वो BPO सेक्टर वाले, वो सुट्टा मारने वाले, वो जो मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह BPO के अंदर काम कर रहे होते हैं, उसके बाद वो नीचे आएंगे, सुट्टा मारेंगे, कूल फील करेंगे, वो बार पब वगैरह जाएंगे, थोड़े से अपने पिछवाड़ा नचाएंगे, कौन किसके साथ सो रहा है वो बहुत ज्यादा सा पता नहीं होगा, उसके बाद निकल लेंगे और कूल डूड की फॉर्म में कहेंगे वी डोंट लाइक दिस रेडिकल टाइप ऑफ पीपल। अरे गधो,
कंजरों समझो, तुम्हारी रेस खत्म हो रही है, तुम्हारी पहचान खत्म हो रही है, और जिसके अगेंस्ट एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और जिसे तुम कह रहे हो कि वो रेडिकल्स हैं, असलियत में वो तुम्हारी ही इस पहचान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और तुम्हें खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। जो कांग्रेस और बाकी वो जो मतलब सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट देने वाली पार्टियां हैं ना, सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट देने वाले लोग जो हैं, पार्टियों को वोट देने वाले, कांग्रेस को खासकर वोट देने वाले हिंदू जो हैं, वो असलियत में अपनी चिता सजाने वालों को ही या अपनी चिताओं को वोट दे रही हैं, क्योंकि हिंदू तो वो बचेंगे नहीं थोड़े टाइम के बाद अगर कांग्रेस रूल आ जाता है तो। अब आप यहां देखिए मामला क्या है। क्रिश्चियंस ने लेबनान से हिंदुस्तान को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्रिश्चियंस से तो उन्होंने वेलकम किया, नतीजा क्या हुआ कि यहाँ लड़ाई देखिएगा, यहाँ पर मुस्लिम्स का इमिग्रेशन शुरू हुआ। अब शुरू में मुस्लिम इमिग्रेशन शुरू हुआ, पैलेस्टीनियंस आए वो तो छोड़ो, लेकिन पहले मुस्लिम इमिग्रेशन शुरू हुआ, और ये जो मुस्लिम इमिग्रेशन था इसे सऊदी अरेबिया ने फाइनेंस किया, और सऊदी अरेबिया ने जो फाइनेंस किया यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम्स को एंटर कराने, और आज लेबनान में एक बहुत बड़ा 30, 35, 40% के आसपास सुन्नी मुस्लिम्स मौजूद हैं। क्रिश्चियंस क्योंकि ये डेवलप्ड थे, क्योंकि ये लिबरल थे, पता नहीं क्या क्या थे, इन्होंने बच्चे भी कम पैदा किए, गले लगाने के चक्कर के अंदर इन सबको अपने घर में घुसा लिया। आज के दिन ये क्रिश्चियंस जो हैं वो माइनॉरिटी के अंदर आ चुके हैं। खैर, क्रिश्चियंस जैसे ही सुन्नी आए, यहाँ से सिविल वॉर शुरू होता है, और कहीं ना कहीं लेबनान के ऊपर एक सुन्नी डोमिनेंस दिखाई देने लग गया, और ये सुन्नी डोमिनेंस जो था ये कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया से सपोर्टेड था। अब आप सोचकर देखिए, जैसे ही ईरानियन रेवोल्यूशन होता है 1979 में, 1979 में इस्लामिक रजीम आती है, वहां से यहाँ इस्लामिक रजीम कहो या खामेनेई रजीम कहो, जो रेवोल्यूशन होता है, इस रेवोल्यूशन में इन लोगों को भी समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है, और यहाँ से ये शिया रजीम को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इराक में सद्दाम हुसैन और सीरिया के अंदर बशर अल असद था, लेकिन शियाओं को मोटिवेट करते हैं और शियाओं का एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बने या ना बने, लेकिन शियाओं को लेबनान तक भेजना शुरू कर देते हैं। नतीजा उसका ये कि 1979 के आसपास तक अगर आप देखते हो तो सुन्नी पॉपुलेशन लेबनान के अंदर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही 1980 आपको नजर आता है, 1980 से लेकर 1990 के बीच में आप देखोगे शिया पॉपुलेशन वहां पर बढ़ती है, और आज लेबनान के अंदर 32% शिया पॉपुलेशन है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, लेबनान जो एक क्रिश्चियन कंट्री था, वाहें फैला के उसने दुनिया को अपने शाहरुख खान स्टाइल में आ भाई गले लग जा, वो गले लगते लगते उसके सांप इतने लपट गए कि वो लेबनान आज के दिन बैटल ग्राउंड बन चुका है शिया और सुन्नी के बीच का। इसे समझना होगा। यानी लेबनान के साथ साथ सीरिया और इराक, सीरिया के अंदर बशर अल असद था इसलिए मामला शांत था, और इराक के अंदर जो है सद्दाम हुसैन था इसलिए मामला शांत था। अब इसका नेक्स्ट लेवल समझिए। इसका नेक्स्ट लेवल यहाँ ये आता है कि 2003 के अंदर जब वॉर ऑन टेररिज्म के नाम पर इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को मारा जाता है, तो असलियत में सद्दाम हुसैन जो ईरान की रजीम के ऊपर कंट्रोल बनाए रखता था, अमेरिका ने उसको मार दिया। नतीजा उसका ये रहा कि ईरान को मौका मिल गया इराक के अंदर एंटर करने का, और यहां पर अपने शिया कॉरिडोर को आगे बढ़ाने का। और शिया कॉरिडोर का मतलब जहां जहां शिया पॉपुलेशन है उन्हें मजबूत करो, उन्हें ताकतवर करो और अपने साथ में लाओ। ओके, अब जैसे ही शिया कॉरिडोर यहाँ पर डेवलप होता है, ये समझिएगा, जैसे ही यहाँ पर शिया कॉरिडोर डेवलप करने की कोशिश की गई, सऊदी अरेबिया को टेंशन होनी शुरू हो गई।
लेकिन अब तक सऊदी अरेबिया के ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, और कहीं ना कहीं अब अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया ने अब इसराइल के अगेंस्ट बोलना बंद कर दिया था 2000 के आसपास तक आते आते, और चोरी छिपे बैकडोर के फॉर्म में बहुत सारी मीटिंग्स भी इन लोगों की आपस में होती थी। अब जब मीटिंग होने लग गई, बैकडोर के अंदर बातचीत होनी शुरू हो गई और सब चीजें होना शुरू हो गया इसराइल के साथ, तो सऊदी अरेबिया इसराइल के अगेंस्ट अपनी टोन डाउन करता है, और ईरान इसराइल के अगेंस्ट अपनी टोन बढ़ाना शुरू कर देता है, और ईरान इसराइल के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी मुसलमानों की, उसका झंडा बुलंद कर देता है। यानी सीरिया से लेकर और ईरान तक जो शिया कॉरिडोर बनाने की कोशिश चल रही थी, उसके अंदर इसराइल को एक विलन बनाया गया, और विलन जो बनाया गया, उस विलन के अगेंस्ट सारे मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई, लेकिन मुसलमान तो एक बहाना था, असलियत में केवल और केवल शियाओं को इकट्ठा करने की कोशिश शुरू हो गई। यहां सऊदी अरेबिया को टेंशन हो रही थी। ये इस लेवल तक पहुंचा मामला इकट्ठा करने वाला कि आप अगर देखोगे तो यहां पर पॉपुलेशन आपको नजर आएगी कि भैया शियाओं की पॉपुलेशन कहां पर मिलती है। ईरान के अंदर 90 से 95% शिया है, ठीक है। यहां इराक में 65 से 70%, सीरिया में भी 15 से 20%, और लेबनान के अंदर भी अगर आप देखोगे 45 से 50% जो है वो शिया है। यहां तक कि कुवैत में भी 20 से 25%, बहरीन में 65 से 75%, और उसके बाद यमन के अंदर 35 से 40%। यहां तक कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी आपको शिया बेल्ट मिलेगी। ईरान यही कहता है कि एक काम करते हैं, लेबनान में तो हम 32% नहीं है, थोड़ा डाटा ज्यादा है, सीरिया के अंदर भी हम 20% के आसपास हैं, इराक जुड़ जाता है तो पूरा एक ही कॉरिडोर बन जाएगा। साथ में अरब कंट्रीज के अंदर भी जहां जहां पर ये शिया, देखो ये ग्रीन बेल्ट दिख रही है ना, ये सऊदी अरेबिया के अंदर 10 से 15% शिया है। और मजे की बात ये कि सऊदी अरेबिया के अंदर जहां पर पेट्रोलियम सबसे ज्यादा मिलता है वो शिया इलाका है, तो अंदाजा आप लगा कर देखिए। तो इसी चीज को इजराइल ये कहता है, अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो शिया पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है वो आपको यहां पर दिखाई देगी। इस पूरी बेल्ट में शिया पॉपुलेशन दिखाई देगी जो डार्क ग्रीन वाला है, बाकी मेजॉरिटी कंट्रीज में सुन्नी पॉपुलेशन है, लेकिन बैटल ग्राउंड तो यही है। ओके, अब आप देखोगे तो यहां अगर आप देखते हो तो ये एक पॉसिबल लैंड कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो जहां जहां शिया बेल्ट है वहां वहां पर से पूरे का पूरा एक कॉरिडोर उन सबको कंसोलिडेट करके बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मैप में आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर ये शिया कॉरिडोर बन जाता है तो क्या होगा, सऊदी अरेबिया का इस पूरे इलाके के ऊपर डोमिनेंस कम हो जाएगा, और यहां से ईरान अपने हिसाब से सब चीजों को डील करेगा। ये शुरू से चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, ईरान इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रॉक्सीज को आगे बढ़ा रहा है। प्रॉक्सीज का मतलब ये है कि अपने जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको आगे बढ़ा रहा है। प्रॉक्सी ग्रुप्स का मतलब ईरान उन्हें हथियार और लीडरशिप देता है, बाकी कुछ नहीं देता। सऊदी अरेबिया ने भी यहाँ पर अपने प्रॉक्सीज को आगे बढ़ाना शुरू किया। नतीजा आपके सामने है कि अगर आप देखोगे बगदाद के अंदर शिया वर्सेस क्या है, इराक के अंदर भी शिया वर्सेस सुन्नी चल रहा है, सीरिया के अंदर भी शिया वर्सेस सुन्नी चल रहा है, लेबनान के अंदर भी शिया वर्सेस सुन्नी चल रहा है, और यमन के अंदर भी शिया वर्सेस सुन्नी चल रहा है। और दोनों के दोनों ग्रुप्स एंटी वालों को सपोर्ट करते हैं। यानी सऊदी अरेबिया जो है वो शियाओं को सपोर्ट करता है, और ईरान जो सऊदी अरेबिया सुन्नियों को सपोर्ट करता है, ईरान जो है वो शियाओं को सपोर्ट करता है। यानी एक बैटल ग्राउंड बन गया। अब आप कहोगे सर इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि अल्टीमेटली अगर आप यहाँ देखते हो तो ईरान में 1979 में शिया रेवोल्यूशन हुआ,
इराक में 1980 के अंदर शिया रेवोल्यूशन हो गया, मतलब लड़ाई हुई, ईरान वॉर शुरू हो गया, हालांकि उसमें शिया एस्टेब्लिश नहीं हो पाए लेकिन लड़ाई तो हुई थी। सीरिया के अंदर 1918 के अंदर, लेबनान में 1982 में हिजबुल्लाह बना और आज भी हिजबुल्लाह तुम देख सकते हो। इराक के अंदर 2003 में सद्दाम हुसैन के मरने के बाद दोबारा से जो शिया अपराइजिंग हुई वो आप देख सकते हैं। सीरिया के अंदर 2011 में जो बशर अल असद के अगेंस्ट रजीम चेंज शुरू हुई उसको अगर आप देख सकते हैं, और यमन के अंदर 2014। यमन का तो हाल ये है कि पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने कहा कि यमन के अंदर ईरान के खिलाफ तो मेरी मदद कर, सेना भेज। पाकिस्तान कहता है ईरान के अगेंस्ट मैं सेना नहीं भेजूंगा, क्योंकि ईरान अगर मेरे पीछे पड़ गया तो मैं हैंडल कैसे करूंगा, मेरे तो बस की भी नहीं है, इसलिए मैं तो सेना नहीं भेज रहा। यही रीजन है 2014 के बाद सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कभी भी उस लेवल पर पटरी पर नहीं आए जिस लेवल पर होने चाहिए थे। क्योंकि पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया यमन में सऊदी अरेबिया की सपोर्ट करने से। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या हुआ? अब प्रॉब्लम ये आई, ऐसा इस चीज के अंदर एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है ना, या जो मिडिल ईस्ट है, इसको एक चीज समझ में आ गई सऊदी अरेबिया को खासकर, कि भाई सीधी सी बात ये है, दुनिया बदल रही है और दुनिया में टेक्नोलॉजी इस लेवल पर आ रही है कि ऑयल और गैस के दम पर आप किसी भी तरीके से सऊदी अरेबिया और एमबीएस और एमबीजेड दोनों, दुबई वाले आज यूएई के एमबीजेड और सऊदी अरेबिया के एमबीएस, इन दोनों को एक बात समझ में आई। वो इनको ये बात ये समझ में आई कि दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा दिन तक ऑयल और गैस के दम पर जिंदा नहीं रहेगी। अब जैसे ही ये ऑयल और गैस ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर हाइड्रोजन कार से लेकर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑयल और गैस का जो इन्फ्लुएंस है वो 2050 तक हमें दिखाई देगा कि खत्म हो गया। यानी कंट्रीज को ऑयल और गैस की इतनी जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट तो होगा लेकिन वैसा डोमिनेंस नहीं होगा दुनिया में जिसको हम अभी तक एंजॉय करते जा रहे हैं। इस चीज को सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने समझ लिया है और बाकी अरब कंट्रीज को भी समझाना शुरू कर दिया है कि देखो भैया, ऑयल और गैस का जो मतलब दबदबा है वो खत्म हो रहा है। पेट्रो डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है, जो पेट्रो डॉलर का के दम पर हम जो अमीरी दिखा रहे थे वो भी खत्म हो रही है। इसलिए हमें अपना इकोनॉमिक शिफ्ट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक शिफ्ट किससे करना पड़ेगा? पेट्रो डॉलर की जगह ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी हमारे को चाहिए। और ये ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी का अगर आप मॉडल देखते हो तो हमारे पास पहले से मॉडल है हांगकांग, सिंगापुर और कई ऐसे, इवन जापान, इवन साउथ कोरिया। ये ट्रेड और टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्डर हैं, इसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा। यानी हम इस इलाके को इतना ज्यादा डेवलप कर दें कि यहाँ से ट्रेड होता रहे, और वो इसलिए होता रहे क्योंकि पूरी दुनिया के ट्रेड रूट चेंज से निकलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी डेवलप कर दें, ऐसे ऐसे शहर बसा दें, ऐसे ऐसे लोग बसा दें जिससे यहाँ पर ट्रेड जबरदस्त हो रहा हो और दुनिया को हमारे यहाँ से पैसा मिले, हम दुनिया से पैसा कमाए, तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, और जैसे ही ये आइडिया अच्छा लगा इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। लेकिन आप रेडिकल इस्लाम को फॉलो करते हुए क्या आप ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे? क्योंकि जहां ट्रेड होता है वहां आपको खुलापन मिलेगा। ट्रेड नहीं है तो आप इस्लाम को फॉलो करते रहो। ट्रेड अगर है, दुनिया के लोगों को अपने देश में लाना चाहते हो, बसाना चाहते हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा खुलापन लाना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शंस कम करनी पड़ेंगे, रेडिकलिज्म कम होना चाहिए। और जैसे ही ये बात आई कि रिस्ट्रिक्शंस कम होनी चाहिए, रेडिकलिज्म कम होना चाहिए, तो यहाँ पर ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी की जगह, मतलब ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी के लिए रेडिकलिज्म को खत्म करना जरूरी था। इसीलिए सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ तक कि कुवैत, बहरीन, कतर, ये बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने रेडिकल इस्लाम को धीरे धीरे त्यागना शुरू कर दिया है। जो रूलिंग क्लास होती है
उसे जो बात समझ में आ गई है, जरूरी नहीं है वो सारी बातें जो लोअर क्लास है, जो निचला तबका होता है सोसाइटी का, या जो रूलिंग क्लास नहीं है, उसे समझ में आ जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज ने पिछले लगभग 600 साल 700 साल से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो रेडिकल इस्लाम को ही फॉलो किया है। उनकी पीढ़ियां बीत गई और एकदम से कहते हो ये रेडिकल इस्लाम नहीं चलेगा, खुलापन चलेगा। उन्होंने अपने पुरखों को ये देखा है कि वो बुर्का क्लाइड है, यानी बुर्का के अंदर चल रहे हैं सब चीजें, एकदम से कह रहे हैं कि वो लेडीज जो वो कुछ नहीं पहन सकती, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो भाई साहब जो ग्राउंड लेवल पे खड़ा बैठा हुआ बंदा है वो भड़केगा कि मेरा धर्म नष्ट कर रहा है, ये पागल हो चुका है, मैं तो अल्लाह का नाम ले रहा था, तुमने मेरे को ऐसे कैसे करवा दिया। ऐसे में एंट्री हो रही है ईरान की, और यहाँ आके ईरान जो है वो लोगों को भड़का रहा है कि एमबीएस का दिमाग हो चुका है खराब, और ये एमबीएस इस्लाम के विरोध में जा रहा है, ये मंदिर बनवा रहा है, ये चर्च बनवा रहा है, ये सब चीजें बनवा रहा है, इसको करेंगे खत्म। और इस चीज का डर अब अरब कंट्रीज को लगने लगा कि अगर हम इस्लाम को, रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो वो सारी हमारी जो कॉमन मासेस हैं वो ईरान के पक्ष में जा रही हैं और हम इस बाजी को नहीं जीत पाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन के अंदर अरब कंट्रीज को, और वो भी टेक्नोलॉजी का जमाना है, व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक से लेकर हर चीज के मामले में, और इस टेक्नोलॉजी के मामले में अरब कंट्रीज तो बहुत पीछे हैं। इसीलिए इन्हें इन सब चीजों को, सोशल मीडिया से लेकर हर चीज को हैंडल करने के लिए इजराइल की मदद की जरूरत है कि कैसे भी करके इजराइल इनकी मदद करे और ईरान जो भी यहाँ पर चालबाजियां खेल रहा है, चाल चल रहा है, उसको बचाए, उससे अरब कंट्रीज को बचाए, वो टेक्नोलॉजीज दे। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं और भरी पड़ी है इन खबरों से हमारा पूरा सोशल मीडिया, जो ये कह रहा है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में लगातार चल रही है। सऊदी अरेबिया के बहुत सारे डेलीगेट्स जो हैं वो इजराइल के साथ मिले हुए हैं, इजराइल जाते हैं, उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ? ईरान इस चीज को समझ रहा है, इसलिए लगातार वो रेडिकलिज्म बढ़ा रहा है। यही रीजन था कि जब ट्रंप आता है तो ट्रंप के टाइम पर ये जो लड़ाई थी, ये जो बातचीत थी, वो और आगे बढ़ती है और अब्राहम अकॉर्ड देखने को मिलते हैं। ये अब्राहम अकॉर्ड क्या थे? ये अब्राहम अकॉर्ड असलियत में इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में अकॉर्ड्स थे। ईरान ने सऊदी अरेबिया को दबाव में डाल दिया कि वो अब्राहम अकॉर्ड साइन ना करे, लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि अब्राहम अकॉर्ड लगभग हर कंट्री जो है वो साइन करना चाहता है। अब आ जाते हैं पिछले साल, सितंबर G20 की मीटिंग होती है पिछले साल। G20 की मीटिंग इंडिया में होती है, याद कीजिए, और सितंबर 2020 के अंदर 2023 में जब G20 की मीटिंग होती है तो इस G20 की मीटिंग को अगर आप उठाकर देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आएगी, और वो ये कि यहाँ पर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक नया और अल्टरनेट मॉडल डेवलप करने की बात की गई। उसमें क्या था कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? तो भैया पॉपुलेशन इस टाइम पर सबसे ज्यादा है इंडिया के पास। तो भाई पॉपुलेशन है, पढ़ी लिखी है, शांत है, सब चीजें हैं, तो यहाँ तो आप बनाओ मैन्युफैक्चरिंग हब। इस मैन्युफैक्चरिंग हब को जब यहाँ बना लोगे तो यहाँ से ये सामान मुंबई से यूएई से कुवैत जो भी है यूएई, उसके बाद सऊदी अरेबिया के बीच में से जॉर्डन होते हुए हैफा से लेकर अरब यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर सामान चला जाएगा। यानी पहले यही सामान जो था वो चाइना से होते हुए भी जब आता था तो इस तरीके से जाता था, यहाँ से चाइना से भी पोर्ट्स वगैरह आ जाते थे, लेकिन किसी तरीके से चाइना को भी कमजोर करना है और वैसे भी कमजोर करना है इन सबको, तो यहाँ पर एक डेवलपमेंट मॉडल बनाया चाहिए। और यही एक मॉडल जो था अमेरिका, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में 2020 में डिस्कस हुआ। 2023 पिछले साल सितंबर में
अब यहीं से तो वो लड़ाई शुरू हुई, इसके ऊपर हम कल कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब आप यहाँ इसका नेक्स्ट लेवल समझिए। यहाँ इसका नेक्स्ट लेवल ये है कि इसके दोनों तरफ तो हमने अभी डिस्कस किया कि ईरान ने अपने प्रॉक्सी खड़े कर रखे हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि भाई ईरान ने अपने सारे के सारे प्रॉक्सी तो यहाँ खड़े कर रखे हैं, और अगर ईरान ने अपने प्रॉक्सी खड़े कर रखे हैं इराक में, सीरिया में, गाजा में, लेबनान में, यमन में, इतने सारे प्रॉक्सी खड़े कर रखे हैं, तो ये सारे के सारे प्रॉक्सीज जो हैं ये क्या इस ट्रेड रूट के ऊपर ट्रेड होने देंगे? आंसर नहीं, ईरान कभी नहीं होने देगा। तो कैसे भी करके सबसे पहले ईरान के इन प्रॉक्सीज को खत्म किया जाए। तो ईरान के प्रॉक्सीज को अगर खत्म करने की जिम्मेदारी किसने उठाई? इजराइल ने उठाई कि मैं खत्म करूंगा, क्योंकि हैफा पोर्ट मेरा है, मेरे को यहाँ पर ट्रेड चाहिए, मेरे को भी तो पैसा चाहिए, मैं खत्म करूंगा। और अगर मैं खत्म करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से सबसे पहले हमास को खत्म किया, फिर हिजबुल्लाह को खत्म किया। जब पूरी दुनिया खड़ी होने लगी इसके खिलाफ, तो ये यूनाइटेड नेशंस में जाकर थ्योरी ऑफ ब्लेसिंग एंड कर्स लेके आता है, और इस थ्योरी में दुनिया को बताता है कि देखो भाई, दुनिया में एक ब्लेसिंग है, इंडिया से वो ब्लेसिंग शुरू होगी, इन सारे देशों से होके जाएगी और सीधा जाके इजराइल तक जाएगी। यहाँ गैस पाइपलाइन, रोड, रेल, फैक्ट्री, सब चीजें होंगी। और दूसरी तरफ ये कर्स है जो इन सब चीजों को रोकना चाहता है। मैं इससे लड़ रहा हूं, ये थ्योरी लेके आया, और जैसे ही ये थ्योरी लेके आया, यहाँ लड़ाइयां शुरू हो गई है। और यहां पर इसीलिए मैंने कहा कि वो जो सुन्नी वर्ल्ड है वो चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को समझ में आ गया, और वो चुपचाप बैठा हुआ है कि तूने अगर इसको मारना है तो मार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, मेरे को अगला 20 साल 25 साल का बाद का भविष्य दिखाई दे रहा है, और इस भविष्य में कैसे भी करके मैंने अपने आप को सेटल करना है। इसीलिए मैंने कहा सऊदी अरेबिया इस टाइम पर शांत है। और एक बात याद रखना, कभी भी लड़ाई में शांत रहना भी, ये याद रखिएगा, शांत रहना भी कई बार समर्थन देने के बराबर माना। ये हमेशा याद रखना कि अगर आप शांत हैं किसी मामले में, तो पॉसिबली आप किसी चीज को साइलेंट एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। पर अब जो लड़ाई लगातार चल रही है, उसमें इजराइल जिस तरीके से इस पूरी चीज को प्रोजेक्ट कर रहा है कि भाई फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और पूरा बॉम्ब को ही बना के दिखा देगा भाई ये देखो सारा का सारा मामला। तो वो असलियत में क्या है, ये अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है। और मजे की बात, किसी भी मुस्लिम कंट्री की तरफ से इसका कोई काउंटर नहीं आना। असली खेल यहाँ ये है। और इजराइल खैर अपना स्पेस बढ़ा रहा है, उसके ऊपर तो बाद में डिस्कस करें। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ में आ गई होंगी जो मैं समझाने की कोशिश